नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार में। हम लोग ये बायोलॉजी का दूसरा पार्ट होगा। हम लोग देख चुके थे जीवाणु की संख्या, देख रहे थे जीवाणु में देखे थे गुणसूत्रों की संख्या 1 होता है। फिर मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 और 36, मानव में होता है 46। उसके बाद देखे थे आलू में 48, आलू, चिंपैंजी, तंबाकू, ये तीनों चीज़ में 48 होता है। टेरिडोफाइट में सर्वाधिक 1600 गुणसूत्र होता है। केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड यह 2 प्रकार का होता है। केंद्रक में 2 अम्ल पाया जाता है, एक का नाम DNA है, एक का नाम RNA। अब DNA RNA के बारे में देखें तो DNA यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। फिर आगे देखें तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। DNA को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और फिर न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, उसका 2 महत्वपूर्ण भाग होता है। न्यूक्लियोसाइड में रहता है शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर में राइबोस और डीऑक्सीराइबोस रहता है। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन, पायरिडीन रहता है। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन रहता है, AG। पायरिडीन में साइटोकाइनिन और थायमिन रहता है। आगे बात करें तो DNA के एक टर्म फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। DNA के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। अतः एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम एक प्रकार का बहुत छोटी लंबाई होता है। DNA की संरचना डबल स्टैंडर्ड की होती है। DNA की संरचना डबल स्टैंडर्ड की होती है, अर्थात इस तरह होता है। आगे बात करें तो इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। इससे आगे बात करें तो एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन होता है। तो आगे बात करें तो RNA का, RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड की होती है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है। लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। अगला लाइन है, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। RNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। RNA 3 प्रकार का आता है, mRNA, tRNA और rRNA होता है। mRNA, tRNA, rRNA। mRNA का अर्थ हुआ मैसेंजर RNA, T का हुआ ट्रांसफर RNA, R से हो गया राइबोस RNA। नीचे लिखा हुआ है मैसेंजर RNA की बात करें तो मैसेंजर RNA
mRNA कहा जाता है। एमिनो एसिड आवश्यकता पहचान करता है, यह एक क्रम में सजा हुआ रहता है। ट्रांस आरएनए को टीआरएनए कहते हैं, यह एमिनो एसिड का परिवहन राइबोस तक करता है। उसके आगे है राइबोस आरएनए, आरआरएनए, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से पुनः डीएनए बना लेने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से पुनः डीएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद आगे देखें तो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से डीएनए को रेप्लिकेशन कहता है। यहाँ कुछ दिया गया सिंबल, जैसे कि इधर से ये एरो है तो इसका अर्थ है कि डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इधर से फिर ये है, इसको आरएनए से डीएनए के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन कहते हैं और डीएनए से डीएनए को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए को डीएनए से रेप्लिकेशन कहते हैं। कोशिका विभाजन के बारे में देखो तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बनने वाले नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। कुछ जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है और पौधे में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, वसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और वसूत्री विभाजन। वसूत्री विभाजन की चर्चा करें तो वसूत्री विभाजन, यह विभाजन जीवाणु सूक्ष्म जीव और प्रोकैरियोटिक में होता है। इस विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और आगे चलकर बीच में धंस जाता है और 2 भागों में बट जाता है। आगे बात करें समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। जनन कोशिका ओवम स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर में कायिक समसूत्री विभाजन होता है। इसमें मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल में बदल जाता है। दोनों ही डॉटर सेल क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। आगे है समसूत्री विभाजन का कुछ स्टेज अवस्था होती है। तो सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज की होती है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण होता तथा क्रोमोसोम को अलग हो जाते हैं। अगला स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज, इसमें स्प्लाइंडर फाइबर का निर्माण होता है, केंद्रक विभाजन होता है। इसमें मेटाफेज या स्प्लाइंडर फाइबर का निर्माण करता है। अध्ययन की सुविधा से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इससे आगे देखें तो आगे है टेलोफेज की बात करें तो टेलोफेज यह अंतिम अवस्था होती है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है, कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाते हैं। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। छिपकली, चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन,
यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मातृत्व कोशिका 4 पुत्री कोशिका को में बट जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना महत्वपूर्ण होती है। आगे बात करें तो प्रोफेज, जैसे प्रोफेज के बारे में है, सबसे बड़ा अवस्था होता है प्रोफेज। मेल में जैसे 44 होता है तो उसमें 46 गुणसूत्र होता है, उसमें 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होता है और 2 गो ओलोसोम होता है। फीमेल में भी 44 ऑटोसोम होता है और 2 गो ओलोसोम होता है। फिर ये 22 मिल जाता है, फिर 22 2 प्लस क्या आता है 46 हो जाता है। और ना 22 इससे आएगा, 22 इससे, और ये ओलोसोम से एक का आएगा। ऑटोसोम से 22 आएगा, ओलोसोम से 1, दूसरे ओलोसोम से 1, जिससे टोटल कितना हो जाएगा 46 का निर्माण हो जाएगा। तो 22 ऑटोसोम होता है। सिंड्रोसोम यह एक आनुवंशिक बीमारी होता है जो कोशिका के समय, जनन के समय ये लक्षण बन जाता है। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर विकसित होता है, उनमें बांझपन देखा जाता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है। यह केवल पुरुष में होता है, इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ होठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुद्धि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होते हैं, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इनमें मंदबुद्धि होता है और ऊपर का होठ कटा होता है। फिर आगे बात करें, एक नोट है, विषाणु वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। फिर आगे बात करें तो उत्तक की बात करें तो कोशिका के समूह को, समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिली को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिली को कहा जाता है। सबसे पहले उत्तक का विकास स्लेंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ। सबसे पहले उत्तक का विकास स्लेंट्रेटा के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ। उत्तक 4 प्रकार का होता है: संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, उपकला या एडिपोज। पहले संयोजी उत्तक की बात करें तो संयोजी उत्तक या शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करती है, जैसे अस्थि, रक्त, लसिका। उसके बाद आगे बात करें तो अस्थि तरल संवहन की उत्तक की बनी होती है। तरल संवहन उत्तक की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक या मस्तिष्क, इसका मस्तिष्क बना होता है, यह सूचना का आदान प्रदान करता है। पेशीय उत्तक, इसकी मांसपेशी बनी होती है, शरीर की रक्षा प्रदान करता है। उपकला या एडिपोज, इससे त्वचा बना होता है, यह वसा को संग्रहित करता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है। आगे बात करें तो स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो कंकाल तंत्र, यह हमें सीधा खड़ा रखता है, यह स्थिरता प्रदान करते। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल 2 प्रकार का होता है,
कंकाल सिस्टम, बाह्य कंकाल, फिर आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में जीवों के शरीर के बाहर हड्डी पाया जाता है। यह शरीर के बाहर पाया जाता है जो अत्यधिक कठोर होता है या शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जैसे केकड़ा के बाहर उसका हड्डी पाया जाता है, तेलचट्टा के बाहर उसका हड्डी पाया जाता है, मकड़ी का भी हड्डी उसके शरीर के बाहर होता है। टिड्डू, घोंघा, स्नेल, चींटी, चिवटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट, ये सब का हड्डी बाहर रहता है। जैसे शंख हुआ तो शंख में आप लोग निश्चित रूप से बाहर में देखे होंगे हड्डी, अर्थात इस दुनिया में हड्डी का बाहर में भी होता है कुछ जीव में और कुछ जीव में अंदर में होता है। आंतरिक हड्डी या शरीर के अंदर पाया जाता है। मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, ईटीसी। कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल, पैर एवं पूंछ, आंतरिक कंकाल होता है। कंकाल के दो भाग होते हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि को कार्टिलेज कहता है। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। अब बात करें अस्थि के, तो अस्थि यह कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है जबकि कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का अधिकतम घनत्व 30 वर्ष पर होता है। अधिकतम घनत्व 30 वर्ष पर होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म लेने वाले शिशुओं में लगभग 300 अस्थि होती है। बाल्यावस्था में 208 होती है और वयस्क अवस्था में 206 हो जाता है। आगे बात करें तो अस्थि जोड़ को लिगामेंट कहते हैं, मांस और अस्थि को टेंडन कहते हैं, मांस को फ्लेक्सर कहते हैं। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, उपोंगी और अक्षीय। उपोंगी और अक्षीय। तो पहला बात करें कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल उपास्थि हम लोग देख चुके हैं 30 वर्ष। अब देख रहे हैं अस्थियाँ। मानव अस्थियाँ दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है अपेंडिकुलर, दूसरा होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर और एक्सियल। पहले अपेंडिकुलर के बारे में देखते हैं। यह शरीर को सीधा रखने, गति प्रदान में सहायता करती है। इसकी कुल संख्या 120 होती है। एक हाथ में 30 और फिर दूसरे हाथ में 30, पैर, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, 120 हुआ। और 6 हड्डी होता है। कैल्विक हड्डी 2 होती है जो कॉलर में पाया जाता है। पैल्विक जो इस हड्डी पर बैठते हैं उसको 2 हड्डी होता है पैल्विक। फिर 2 होता है स्केपुला। तो स्केपुला, कैल्विक, पैल्विक, ये 6 हड्डी होती है 2-2 करके, जिससे 126 हो गया आपका ये अपेंडिकुलर। अब आगे देखते हैं हाथ में कौन कौन सा हड्डी है। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, उल्ना 1, कार्पल फिर 8 होता है, मेटाकार्पल 5 और 14 होता है। तो टोटल 30 हुआ और 2 हाथ हो गया, तो 60 हड्डी हुआ। उसके बाद पैर का देखें तो पैर में उरू या फीमर बोलते हैं, तो 1 होता है, पटेला 1 होता है, टिबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7 होता है और फ्लेंचिज 7 होता है। इसमें मेटाटार्सल छूट गया है, तो मेटाटार्सल भी हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, जिससे 30-30-60 हो जाएगा आपका इसमें। फिर उसके बाद है पेल्विक, जो कमर में पाया जाता है, श्रोणी मंजिला कहते हैं, पेल्विक 2 हो जाएगा। कैल्विक जिसे हंसली कहते हैं, ये भी 2 हो जाएगा। स्केपुला, अंश मेखना कहते हैं इसका भी 2 हो जाएगा। अगला है, अब बात करें तो एक्सियल। एक्सियल का अर्थ हुआ ये शरीर के बीचों बीच में होती है, या शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अक्षय की कुल 180 संख्या होता है, अक्षय हड्डियों की संख्या एक्सियल की 80 होती है। मेरुदंड प्रारंभ में 33 होता है, फिर 26 हो जाता है। रिब्स 24 गो, अस्टर्टम
एक होती है जो रिब्स को आपस में जोड़ती है। फिर सिर या हेड में टोटल 29 होता है। आगे बात करें तो चेहरा पर 14 हड्डियों की संख्या होता है। कान में आपका हो जाएगा 6, फिर हाइड 1 हो जाएगा, फिर कपाल में 8 हड्डी हो जाएगा। तो ये 14, 24, 29 हो जाता है। हाइड हड्डी पर पूरा 28 हड्डी घूमते रहता है। क्या कपाल क्रेनियम ऊपरी भाग को कहता है जो सुरक्षित रखता है मस्तिष्क को। हड्डियों के बारे में विविधता, तो गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। मैलियस, इनकस, स्टेपिस, मिस बोल सकते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है जो मध्य कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर उरू होता है जो जांघ में पाया जाता है। सबसे कमज़ोर हड्डी केल्विक कॉलर या हंसली होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। आगे बात करें तो आगे का क्वेश्चन है, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है जो पैर में पैर की सबसे खोखली हड्डी होता है। पटेला सिस्मोमाइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है जो पेल्विक का एक भाग है। जहाँ मांसपेशी और हड्डी मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। जहाँ मांसपेशी और अस्थि मिलती है उसको टेंडन कहते हैं। MBT मांस और टेंडन, मांस और अस्थि, मांस और बोन मिलेगा तो टेंडन कहलाएगा। तो इसको MBT बोल सकते हैं। MBT मांस बोन हो जाएगा टेंडन। जहाँ अस्थि एक दूसरे से जुड़ा होता है तो उसे लिगामेंट BBL बोल सकते हैं उसको BBL। अस्थियों को जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी के कारण गठिया नामक रोग होता है। साइनोवियल। आगे क्वेश्चन है, खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है जिसे फोरमिन मैग्नम कहते हैं। जो खोपड़ी के पीछे एक खाली जगह होता है जिसे फोरमिन मैग्नम कहते हैं। आगे बात करें तो अंतःकोशिका। आस्तिक कोशिका 3 प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। यह खराब अस्थियों कोशिकाओं को खाकर समाप्त करता है जिसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। बोन ईटिंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट यह अस्थियों का निर्माण करता है। इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोसाइट यह अस्थियों का परिपक्व बनाता है जिसे मैच्योर सेल कहते हैं। अस्थि मज्जा, अस्थियों के बीच जाली नुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। आगे बात करें तो संधि। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है उसे संधि कहते हैं। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। साइनोवियल गुहा कहते हैं। उसके आगे बात करें तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इस तरह हम सभी का लाइव भी क्लास लेते हैं शाम 7 बजे और सभी सब्जेक्ट का मेरे YouTube चैनल पर वीडियो मिलेगा जो PDF के रूप में है। तो थैंक यू।